नमस्कार मित्रों, मैं वीवी शाह। मेरे इस नए चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उसकी काल विभाजन, उसके काल विभाजन एवं नामकरण की प्रक्रिया पर आज मेरा यह टॉपिक है। आशा करता हूँ कि इससे बहुत से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं एवं विद्वज्जन या सुधीवृंद जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं, इससे लाभान्वित होंगे। हिंदी साहित्य के विविध कालों के नामकरण की प्रक्रिया पर आज मेरा टॉपिक है। साहित्य का इतिहास न तो खंडित अवशेषों का सामूहिकरण है और न विशृंखल बने हुए तथ्यों का समीकरण ही। यह जीवन और सृष्टि के विकास की तरह ही निरंतर गतिशील एक चिंतन धारा है, जिसे परिवेश और परिस्थिति के विशिष्ट प्रभाव के चलते अध्ययन की सुविधा के निमित्त हम किसी न किसी नाम से विश्लेषित कर लेते हैं। मूलतः हिंदी साहित्य का इतिहास इसी प्रकार की परंपरा और प्रक्रिया में बंधा हुआ एक सतत प्रवाह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से इसके काल विभाजन और नामकरण की ओर जिज्ञासुओं का ध्यान खींचा। तब से अनेक विद्वान समालोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से शुक्ल जी की स्थापना को संशोधित, परिवर्धित करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखलाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक या धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप उन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। अत्यंत सहज ढंग से व्यक्त किए गए इसी स्थापत्य के आधार पर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। उन्होंने 4 कालखंडों में इसे विभक्त किया। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, जिसे अपभ्रंश और वीरगाथा काल की श्रेणी में रखा। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के रूप में हम जानते हैं, संवत 1375 से 1700 तक का काल था। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक। इतिहास के नामकरणों के संबंध में शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्ति के मानदंड या रचना प्रकार के बाहुल्य, इन्हीं 2 आधारों को अपना मानदंड बनाया। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधारभूत चेतना की तरह स्वीकार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह अलग काल माना गया है और दूसरा नामकरण इन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर न होंगे। शुक्ल जी ने ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार बनाया अवश्य, पर उसमें एक सुनिश्चित कमी बनी रह गई। शुक्ल जी का नामकरण व्यापकता से भले ही तथ्यों को परिधिगत कर सका है, पर संपूर्णतः उस युग का प्रतिनिधित्व कर सकने की क्षमता इस नामकरण में नहीं मिल पाती। जैसे वीरगाथा काल के अंतर्गत श्रृंगार और भक्ति के कवि विद्यापति का मूल्यांकन किन परिस्थितियों और स्थापनाओं में से हो सकेगा। शुक्ल जी ने प्रवृत्ति की शाखाओं, उपशाखाओं को, रचनाओं को अपने ध्यान में रखकर कालों का अनेक अंतर्विभेद भी किए हैं। जैसे
भक्ति काल को पहले निर्गुण और सगुण नामक 2 धाराओं में बांटा और तत्पश्चात प्रत्येक धारा की 2 अलग अलग श्रेणियों का उल्लेख किया। स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने केवल प्रवृत्तियों का स्थूल विभाजन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते, अपितु मौलिक विशेषताओं की विवेचना के आधार पर इन्होंने स्थूल पार्थक्य की रेखाओं को भी ध्यान में रखा है और उनके अनुरूप कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से आदिकाल के विवेचन के प्रसंग में उन्हें इस प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी, जिसके फलस्वरूप विद्यापति को फुटकर कवि की श्रेणी में उन्हें अत्यंत विवश होकर डाल देना पड़ा। किंतु हिंदी के प्राय सभी आलोचकों ने ऐसी आस्था प्रकट की है, सब मिलाकर ही अपनी समस्त सीमाओं न्यूनताओं के साथ शुक्ल जी का मार्ग इस दृष्टि से समन्वयात्मक और श्रेष्ठतर है। आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने कालों का नामकरण न तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया है और न ही साहित्यिक कृति के आधार पर। जैसा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, उनके इतिहास कवि वृत्त संग्रह मात्र बनकर रह गए, उनमें न तो रचनाओं के विषय का प्रतिपादन है और न विश्लेषण ही। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर एंड द लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में चारण काल, भक्ति काल, आदि काल नाम प्रस्तुत है, पर व्यापक विश्लेषण का उसमें सर्वथा अभाव है। इसी भांति मिश्र बंधुओं तथा शिव सिंह का काल विभाजन भी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। मिश्र बंधुओं का नामकरण तो कहीं व्यक्तिपरक, कहीं रचनापरक और कहीं प्रवृत्ति परक हो गया है। शुक्ल जी के पश्चात विविध कालों में संगत नामकरण और उनके वैज्ञानिक विश्लेषण की संबद्ध परिपाटी प्रारंभ हुई, पर सबसे अधिक भ्रम उत्पन्न करने वाला काल आदि काल रहा, जिसके नामकरण को लेकर अनेक आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टियों से अलग अलग सिद्धांतों का प्रचार किया है। संभवतः उसका प्रधान कारण रहा उस युग के ग्रंथों की प्रामाणिकता का अभाव, सामग्रियों का न मिल सकना तथा अन्य प्रकार के विषमवादी वैविध्य। पृथ्वीराज रासो की वीरता के साथ ही कोमल श्रृंगार की चिंतन, विद्यापति की भक्ति एवं श्रृंगार प्रधान पदावलियाँ तथा धार्मिक ग्रंथों का प्राचुर्य जो बहुत बाद में प्रकाश में आई के कारण इस युग का नामकरण निश्चित रूप से एक बीहड़ समस्या उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ है। आधुनिक युग के जिज्ञासी पाठकों को अतः सावधान करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इस अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिंगारी मिल जाए उसे जिला रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है। उसके पेट में केवल इस युग के रसिक हृदय की धड़कन ही नहीं, केवल सुनिश्चित चित्त के दर्शन और संयत सुचिंतित वाक पाठों का ही नहीं, बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की क्षमता छिपी होती है। इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती। साहित्य की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुसंधानों के प्रतिवेदनों के आधार पर मिश्र बंधुओं ने एक सुशृंखलित एवं उपयोगी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद नाम से प्रकाशित किया था, जिसमें संवत 700 से संवत 1200 तक की अवधि को चंद पूर्व माना था एवं 1201 से 1344 तक को रासोकाल की संज्ञा दी। यह नामकरण अल्प व्याप्ति दोष से ग्रस्त है, क्योंकि इसके द्वारा न तो जनता की चित्तवृत्ति और न युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का ही उल्लेख प्राप्त होता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास स्पंदन सुनाई पड़ा। हालांकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी न्यूनता का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा है कि वृत्त संग्रह की परंपरा उसमें समाप्त नहीं हुई है और साहित्य को मानव समाज के सामूहिक चित्र की अभिव्यक्ति के रूप में न देखकर केवल शिक्षित समझे जाने वाली जनता की प्रवृत्तियों के
प्रवर्तन विवर्तन के निदेशक के रूप में देखा गया है। प्रत्युत्तर में हम शुक्ल जी की इस पंक्ति को उद्धृत कर सकते हैं। शिक्षित, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की सीमा से काव्य धाराएँ फूटती रहती हैं, उनके समय निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया है। पूर्ववर्ती भाषा साहित्य की रचनाओं को उन्होंने अपभ्रंश के अंतर्गत रखा और पूर्ण विकसित शुद्ध हिंदी की रचनाओं में वीर रस प्रधान काव्यों की बहुलता देखकर उसका नाम वीर गाथा काल रखा। अपभ्रंश की रचनाओं की चर्चा को विवेचन के उपयुक्त मानते हुए उनका कहना था, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा कवियों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में, जैसे कुमारपाल चरित और शाकंधर कृत हमीर रासो। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम देना उचित समझा है। विवेचन प्रस्तुत करते हुए हेमचंद्र के व्याकरण के उदाहरणों में आए हुए दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि एवं कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित दोहों का उन्होंने उल्लेख किया। गुलेरी जी के समय तक उस काल की अनेक पुस्तकें प्रकाश में नहीं आई थी। शुक्ल जी ने आदिकाल के उत्तरार्ध को वीर गाथा काल की संज्ञा दी, जिसके समर्थन में 12 प्रमाणिक पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिसमें अधिकांश रासो काव्य हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। इसके अलावा विद्यापति की 3 पुस्तकें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली के साथ ही अमीर खुसरो की पहलियाँ भी है। साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी ने जिन 9 ग्रंथों को अपने नामकरण के आधार स्वरूप स्वीकार किया है, वे आधुनिक अन्वेषणों के खोजों से पता चलता है कि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इन काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया था, उनमें से कई पीछे की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र हैं। कई के संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसका मूल रूप क्या था। शुक्ल जी ने कई पुस्तकों को कोरा उपदेशात्मक कहकर छोड़ दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका भी विरोध किया है। जैसे भविष्यत कहा एक धार्मिक ग्रंथ है, पर इतना सुंदर काव्य उस युग में कहाँ मिलेगा। महापंडित राहुल शंकराचार्य ने अब उसे हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य कहा है। राजशेखर का नेमिदास फागो और नंददास का रास पंचाध्यायी धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी काव्यत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने अपने नामकरण के सिद्धांत की बुनियाद रखी है, यदि वे ग्रंथ ही अप्रमाणिक सिद्ध हो जाए तो क्या शुक्ल जी की स्थापना का ढांचा बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं हो सकता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल के नामों से विश्लेषित किया है। यह नामकरण भी संगत नहीं जचता। संधिकाल के किसी विशिष्ट भाषा शैली का बोध भले ही हो जाए, पर साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में यह नाम सर्वथा अक्षम है। इसी प्रकार चारण काल नाम भी अल्प व्याप्त है, क्योंकि उस काल में जैन सिद्धों आदि की रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती है। पंडित राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल कहकर उसे याद किया है। सिद्धों की धार्मिक रचनाओं के साथ ही सामंतवादी पृष्ठभूमि का परिचय भी उस नाम से प्राप्त होता है, भले ही समग्रतः साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचायक यह न हो। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल कहना अधिक उचित समझते हैं, पर जैसा कि स्पष्ट है यह नामकरण मात्र स्वरूप पर आधारित है। इस प्रकार विविध विवेचनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल नामकरण असंदिग्ध रूप से सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं संगत सिद्ध होता है। भक्ति काल के विश्लेषण में अब आते हैं भक्ति काल के विषय में। भक्ति काल के विश्लेषण में हमें अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापक परिवेश के हेतु इसे मध्ययुगीन काव्य का पूर्वार्ध करने में भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, भले ही यह विशेषण केवल समय को द्योतित करता हो।
विकास और उत्कर्ष की दृष्टि से आलोचकों ने इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अत्यंत चतुराईपूर्वक इसे खंडों और प्रखंडों में बांटकर इस काल की प्राय सभी प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक ढंग से उद्घाटन किया है। प्रेम रस सिक्त रहस्यवादी कवि कबीर को ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि उन्नायक मान लेने में कुछ दूरी तक आलोचकों को कठिनाई हो सकती है, पर यह अपने में कोई इतना विवादास्पद प्रश्न नहीं कि शुक्ल जी की स्थापना को चुनौती दी जा सके। मध्ययुगीन काव्य में उत्तरार्ध को रस भाव रचना शैली प्रकार की दृष्टि से शुक्ल जी ने रीति काल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। वस्तुतः उन्होंने इसे कला काल मानकर इसके दो विभाग किए हैं, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी इसे कला काल की संज्ञा दी है। रस और प्रतिपाद्य की दृष्टि से पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल मानते हैं और कुछ लोगों ने सांस्कृतिक प्रभाव एवं राजनीतिक कारणों से इसे अंधकार काल भी कहना उचित समझा है। पंडित राहुल संकृत्यायन ने इसे दरबारी काल की संज्ञा दी। शुक्ल जी ने संभवतः इसी काल की रचनाओं में रीति शब्द के अत्यधिक प्रयोग के चलते इस काल को रीति काल की संज्ञा दी और अभी तक के प्रस्तुत नामकरण की कोटियों में शुक्ल जी का यह नामकरण ही सर्वमान्य है। सर्वप्रथम वामन ने विशिष्ट पद रचना के अर्थ में रीति का प्रयोग किया था, किंतु शुक्ल जी के मत से हिंदी साहित्य का रीति युग संस्कृत के रीति संप्रदाय का हिंदी संस्करण न होकर सामान्यतः संस्कृत के रस अलंकार ध्वनि आदि विभिन्न संप्रदायों के सम्मिलित प्रभाव का युग है और रीति काल से शुक्ल जी का अभिप्राय इस युग से है जिसमें रस अलंकार नायिका भेद गुण वृत्ति आदि काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से होती रही है। आधुनिक काल, अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसे 1900 से अब तक माना गया है, आधुनिक काल को शुक्ल जी गद्य काल की संज्ञा देते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त है और जिसमें आधुनिक काल की विपुल गद्य रचना का आभास नहीं मिलता। वस्तुतः आधुनिक काल प्रयोग का ऐसा क्षेत्र है जहां अनगिनत अनजान पगडंडियों पर पैर रखकर हिंदी साहित्य नवीन संभावनाओं के धरातल पर ऊपर उठा। शुक्ल जी ने इसे गद्य काल संभवतः इसलिए कहा कि यहीं से गद्य की विविध विधाओं का संगत शुभारंभ हुआ। पथ की परिपाटी तो आदिकाल से ही चली आ रही थी। प्रयोग की अनेक बीथिकाएँ प्रत्यक्ष हुई। गद्य के क्षेत्र में प्राय सभी अछूते उर्वर अनुर्वर धरातल का स्पर्श हुआ और इस कारण इस युग को आधुनिक काल कहना ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। समय और इतिहास की परंपरा में कुछ और आगे भले ही बढ़कर हम इस युग को भी किसी विशिष्ट नाम की प्रणाली से संबद्ध कर दें, पर अभी प्रयोगकालीन स्थितियों की दौड़ से गुजरता हुआ हिंदी साहित्य उसे आधुनिक काल की संज्ञा से विभूषित करता है। ऐसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि विभिन्न नामकरण समक्ष आए हैं। हो सकता है प्रयोग और अध्ययन के आधार पर इस काल का कोई और भी सुसंगत और वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत हो सके। नमस्कार।